आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं आपकी अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम लोग फर्स्ट ग्रेड जो भर्ती है उसके अंदर जो पूर्व के अंदर जो प्रश्न आए हुए हैं उनका हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। हमने इससे पहले भारतीय राजनीतिक से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए थे उनको हमने किया था। आज हम करने वाले हैं भारतीय इतिहास में टॉपिक वाइज जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जितने भी प्रश्न आज तक आए हुए हैं उनको हम करने वाले हैं। जिन प्रश्नों की हमें व्याख्या की जरूरत होगी हम उसको समझते हुए चलेंगे। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं आज के हमारे इस सेशन की ओर। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर अपनी राय है वो पिन करें, टाइप करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। तो चलते हैं हम आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुप्त काल में रची गई? इनमें से कौन सी रचना है वो गुप्त काल के अंदर रची गई थी? चांद्र व्याकरण, वृहत कथा, काव्य मीमांसा, स्वपन, वावदत्ता या इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सी रचना है वो गुप्त काल से हमें पूछा। सबसे पहले हमें जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है वो हमें पता होना चाहिए कि भारतीय इतिहास में क्या क्या चीज़ है वो पूछी जानी है, भारतीय राजनीति में क्या पूछा जाना है। तो ये चीज़ें हमें होनी चाहिए। गुप्त काल, मुगल काल के दौरान जो साहित्य कला, वास्तुकला का जो विकास है उससे संबंधित हमें प्रश्न पूछे जाएंगे। और 1857 की क्रांति है भारत के संदर्भ में अलग है और राजस्थान के संदर्भ में अलग है। और उसके बाद हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे कि उदय के कारण और वहाँ का जो नेता है उनसे प्रश्न पूछे जाने हैं। जैसे हमें साफ साफ दे रखा है वी.डी. सावरकर है, बंकिम चंद्र पाल है और चंद्रशेखर है, आज़ाद भगत सिंह हैं, सुखदेव, रास बिहारी बोस है, सुभाष चंद्र बोस। और उसके बाद सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण की बात करें तो वहाँ राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। और राजनीतिक वहाँ पर जैसे पाल बाल तीनों जो नेता हैं उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये प्रश्न हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से प्रश्न है वो पूछे जाने हैं। तो हम उसी के हिसाब से प्रश्नों की है वो श्रृंखला शुरू की है। तो यह गुप्त काल की रचना है वो चांद्र व्याकरण रचना है। और ये किसकी है? यह चंद्रगोमिनी की रचना है। इनके अलावा जो गुप्तकालीन जो प्रमुख रचनाएं हैं वो और भी है, जैसे विशाख दत्त की है, देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस है, अमर सिंह की अमरकोश है, सिद्धसेन की नया अवतार है, नारायण पंडित की हम बात करें तो हितोपदेश है, और विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है, वात्स्यायन की कामसूत्र, शूद्रक की मृच्छकटिकम और कामदक की नीतिसार। ये रचनाएं हैं हमें याद होनी चाहिए, ये गुप्त काल की प्रमुख रचनाएं हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की ओर। अगला प्रश्न यानी यह स्कूल व्याख्याता 2022 के अंदर यह प्रश्न है वो आया था। प्रश्न है निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सी गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है? सबसे पहले हाँ और नहीं को हमें गोला कर लेना। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे हमें प्रश्न का पता लग जाता है कि क्या पूछना चाह रहा है। देवगढ़ की शीश शाही विष्णु की पाषाण मूर्ति, सारनाथ की धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा, सुल्तानगंज की बुद्ध की, उदयगिरी के वराह, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी रचना है, कौन सी पाषाणकालीन प्रतिमा है वो गुप्तकालीन नहीं है, ये हमें पूछा है। तो इनमें से हम बात करें तो देवगढ़ की शयान विष्णु की है, सारनाथ का चक्र है, सुल्तानगंज जो बुद्ध की प्रतिमा है ये नहीं है, उदयगिरी का वराह है। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो गुप्त काल का महत्वपूर्ण मंदिर रहा है। इसमें हम बात करें इस मंदिर में क्या क्या है, गजेंद्र मोक्ष तथा शेष सह विष्णु की 2 पाषाण मूर्ति उत्कीर्ण है। यह प्रश्न है। यह जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है उसके अंदर कौन सी प्रतिमाएं हैं, उसके अंदर किस प्रकार के चित्र हैं वो देखने को मिलते हैं। ये प्रश्न अभी रीट में प्रश्न है वो पूछा गया था। तो सारनाथ की धर्म चक्र परिवर्तन की मुद्रा यानी महात्मा बुद्ध की जो बैठी हुई पाषाण मूर्ति है वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। उदयगिरी के अंदर 18 गुफाओं का जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय हुआ था। तथा हम बात करें वराह गुफा, यहाँ की प्रसिद्ध गुफा यानी उदयगिरी के अंदर 18 गुफाएं हैं, जिसमें से वराह गुफा है वो सबसे महत्वपूर्ण गुफा है और ये गुफा संख्या 5 है।
5 गुफा इसके अंदर पत्थर को काट करके वराह अवतार की मूर्ति का निर्माण है वो किया गया है। इसी के साथ हम बात करें सुल्तानगंज से प्राप्त एक बुद्ध की खड़ी हुई मुद्रा के अंदर हमें तांबे की बनी हुई मूर्ति है वो प्राप्त हुई है, जो गुप्तकालीन मूर्तियों के अंदर एक विशेष स्थान है वो रखती है। और इसके अंदर हम इन जो गुप्तकालीन मूर्तियों का जो प्रमुख केंद्र की हम बात करें तो एक तो मथुरा रहा है, एक सारनाथ रहा है और पाटलिपुत्र, ये 3 स्थान है वो रहे हैं। तो ये गुप्तकालीन पाषाण मूर्तियों से संबंधित है। वो जितने भी हम चर्चा करने वाले थे वो हमने चर्चा कर ली है। ये क्लास है वो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है क्योंकि हम इनका जो महत्वपूर्ण बात है वो भी करते हुए साथ चलेंगे। तो इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? यह 2022 के अंदर स्कूल व्याख्याता के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। तो कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऋतुसंहार, रघुवंश, मृच्छकटिकम, मेघदूत। अभी थोड़ी देर पहले मैंने रचनाओं से संबंधित ये प्रश्न आया था तो वहाँ पर मैंने जितनी भी रचनाएं थी उनका नाम है वो बताया था, क्योंकि कौन सी रचना है वो नहीं है। तो हमने मृच्छकटिक की बात करी थी तो ये शूद्रक की रचना है। किसकी रचना है? ये शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम है। कालिदास की ये चंद्रगुप्त द्वितीय की दरबारी थे और इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास ने 3 नाटक लिखे थे, 2 महाकाव्य लिखे थे, 3 खंडकाव्य की रचना की थी। नाटक कौन कौन से थे? पहला अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा विक्रमो वंश्यम, तीसरा मालविका अग्निमित्रम। हम महाकाव्य की बात करें तो 2 महाकाव्य लिखे थे, एक का नाम रघुवंश था, दूसरे का नाम कुमार संभव था। खंड काव्य की हम बात करें तो मेघदूतम और ऋतुसंहार ये रहे, और मृच्छकटिकम यह है ये शूद्रक की रचना है। तो यह प्रश्न भी हमने कर लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 4 की ओर। निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास का नहीं है? हमने अभी अभी चर्चा करी है और यह प्रश्न स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया था। आप सभी को यह भी पता हो जाएगा कि यह प्रश्न है वो कब पूछा गया था। तो कौन सा नाटक कालिदास का नहीं है? विज्ञान शाकुंतलम, मालिका अग्निमित्रम, हयग्रीववध, विक्रमो वर्ष्य। विक्रमो वर्ष्य तो कौन सा नाटक है? हयग्रीववध है, यह रचना कालिदास की नहीं है। हयग्रीववध महाकवि भरतमेट की रचना है, भरतमेट की यह रचना है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है? यह भी 2022 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। कौन है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम? शूद्रक है, कालिदास है, वसुबंधु है या विशाख दत्त है या इनमें से कोई नहीं? तो हम बात करें मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, इनके विशाख दत्त है वो रहे। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। कीर्तार्जुनियम किसके द्वारा लिखित है? कीर्तार्जुनियम है वो किसके द्वारा लिखित रचना है? भास की है, भारवी की है, शूद्रक की है, कालिदास की है? कीर्तार्जुनियम रचना की बात करें तो यह भारवी की रचना रही है। आगे हम भास की बात करें तो यह एक प्रसिद्ध गुप्त काल का नाटककार रहा है। इन्होंने अनेक प्रकार के रचनाएं की थी। हमारे को 13 नाटक है वो देखने को मिलते हैं। और हम शूद्रक की बात करें तो बाण भट्ट द्वारा जो रचित कादंबरी है उसके अंदर कथा, सरित सागर तथा बेताल पंचविस्ती में वर्धनगर यानी विदिशा में शूद्रक के राजा होने का यहाँ पर उल्लेख है वो मिलता है। मृच्छकटिकम, वासदता, पदम भरत का की रचना इन्होंने की थी। हम बात करें भास की तो भास ने 18 सर्गों के अंदर कीर्तार्जुनियम में अर्जुन तथा किरात के युद्धों का वर्णन देखने को मिलता है। तो चलते हैं हम प्रश्न नंबर 7 की ओर। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित? दशावतार का मंदिर की बात हो रही है अजंता के अंदर, एलोरा के अंदर, देवगढ़ में या एलिफेंटा, इनमें से कोई नहीं। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देवगढ़ के जो दशावतार मंदिर हैं वो देवगढ़ के अंदर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं प्रश्न नंबर, देवगढ़ दशावतार मंदिर है, इनसे जितने भी मंदिर महत्वपूर्ण मंदिर गुप्तकालीन है उनकी हमने 3-4 मंदिरों का जो लिख करके मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर कर रखा है, आप वहाँ पर जाकर के देखें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में नहीं है? यह स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में आया था और 2020 के अंदर है वो आया था। कौन सा मंदिर है वो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित नहीं है? हम बात करें देवगढ़ का दशावतार मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, इनमें से कोई नहीं। यानी अनुत्तरित बाल हम गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में नहीं है। तो एक तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भीतरी गांव का जो विष्णु मंदिर है यह यूपी के अंदर स्थित है, उत्तर प्रदेश में, और सभी मंदिर है वो एमपी के अंदर स्थित है। इस बात को
ध्यान रखना है। चलते हैं, यानी इसका पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। नालंदा विहार के संबंध में अधोलिखित कथनों पर हमें, यानी जो लिखे हुए कथन हैं उनके ऊपर विचार करना है। पहला ऑप्शन है ह्वेन चांग के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा महाविहार की स्थापना की गई। दूसरा ऑप्शन है यह माना जाता है कि महाविहार बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया। हमें इनमें से सही कथन का चयन है वो करना है। ह्वेन द्वारा कुमारगुप्त महाविहार की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। और यह माना जाता है कि महाविहार बख्तियार खिलजी, यह भी सही। इस प्रकार पहला और दूसरा दोनों सही है। तो कौन से दूसरे यानी चौथे ऑप्शन के अंदर यह स्थित है, तो बिल्कुल है, राइट हो जाएगा। हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यह नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। इसके अंदर, इस संस्था में, इस महाविद्यालय के अंदर, इस विश्वविद्यालय के अंदर चीनी यात्री जिसका नाम ह्वेन सांग था, वो 7वीं शताब्दी के अंदर यहाँ पर विद्यार्थी और शिक्षक के रूप में समय व्यतीत करने के लिए आया था। इसी समय विनाश के समय कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था जिसका नाम बख्तियार खिलजी था, उसके द्वारा इसका है वो नष्ट किया गया, विनाश किया गया। तो दोनों ऑप्शन है वो सही है। इस प्रकार हम इसका जो चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। है निम्न में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया था? बृहत कथा, काव्य मीमांसा, अमरकोश, स्वपन स्वपन वासदता, या इनमें से अनुत्तरित या कोई नहीं। कौन सा गुप्त काल के अंदर रचा गया था? तो गुप्त काल में अमरकोश है, अमर सिंह के द्वारा रचा गया था। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों के अंदर शामिल थे। इन्होंने 3 कांड लिखे थे। इसमें एक का नाम जो अध्याय अमरकोश है श्लोक के अंदर रचित है, इसके 3 कांड है। एक का नाम स्वर्गादि कांड, दूसरे का नाम भूवर्गादि कांड, तीसरे का नाम सामान्यादि कांड। ये तीनों कांड है वो इसके अंदर देखने को मिलते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। वह है कि निम्न में से कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं रची गई? हाँ और नहीं है, नहीं रची गई थी। कामनंद नीतिसार, ऋतुसंहार, विक्रमांक देवचरित, कामसूत्र, इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसके अंदर कौन सी रचना है वो नहीं रची गई थी? हम बात करें विक्रमांक देव रचित है, वो इसके समय है वो नहीं रची गई, क्योंकि यह कश्मीरी कवि है जिसका नाम वल्लहन। 11वीं शताब्दी के अंदर 18 सर्गों के अंदर विल्हन चालुक्य वंश के शासक विक्रमादित्य षष्ठ के दरबारी कवि रहे। तो यह कामदत्त की नीतिसार जो यह है वो नहीं है, लेकिन कामदत्त नीतिसार है, यह गुप्तकालीन रचना रही है। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2, यानी लेखक और ग्रंथ दोनों का हमें मिलान करना है। भारवी, शूद्रक, विशाखदत्त, विष्णु शर्मा। हम भारवी की बात करें तो भारवी ने कृतार्जुनियम की रचना की थी। कृतार्जुनियम कहाँ पर है? चौथे ऑप्शन में, यानी कृतार्जुनियम की रचना की। शूद्रक ने मृच्छकटिकम, शूद्रक ने मृच्छकटिका की रचना की। विशाखदत्त ने, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र और विशाखदत्त ने देवी चंद्रगुप्तम की रचना की। इस प्रकार 4 3 2 1 4 3 2 1, यानी पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है? स्कूल व्याख्याता संस्कृत डिपार्टमेंट के द्वारा 2020 के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया था। हमें इनमें से कौन सा सही नहीं है यह कथन पूछा है। विशाखदत्त, देवी चंद्रगुप्तम, आर्यभट्ट, लघु जातक, पाल काव्य, हस्वा, युर्वदेव, वरामिहिर, पंच सिद्धांत या अनुत्तरित, इनमें से कौन सा है वो सही नहीं है यह पूछा है हमें। तो आर्यभट्ट, नहीं, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टम की रचना, आर्यभट्टीय की रचना आर्यभट्ट ने की थी। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा और हमें ये सही ही पूछा है। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 है जहांगीर महल निम्न में से किस किले में अवस्थित है? जहांगीर के महल कहाँ पर है? लाहौर के किले में, आगरा के किले में, अजमेर के किले में, इलाहाबाद के किले में या अनुत्तरित। तो जो जहांगीर के महल हैं वो आगरा के किले के अंदर स्थित है और इनका निर्माण, जहांगीर के महलों का निर्माण है वो अकबर के द्वारा करवाया गया था और ये आगरा के किले के अंदर स्थित है। एक बड़ा भवन है, आवासीय भवन है। हिंदू और ईसाई वास्तुकला का मिश्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका निर्माण है वो 16वीं सदी के अंत में लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से किया गया था। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। निम्न में से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में नहीं है? हाँ और नहीं, हमें ध्यान रखना है। स्कूल व्याख्याता भर्ती संस्कृत डिपार्टमेंट के द्वारा 2022 के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया था। तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल या सलीम चिश्ती का मकबरा या जहांगीरी महल या अनुत्तरित प्रश्न। तो कौन से
भवन है फतेहपुर सीकरी के अंदर स्थित नहीं है, ये हमें पूछा है। तो जहांगीरी का महल है वो फतेहपुर सीकरी के अंदर नहीं है। जहांगीरी का महल है वो आगरा के किले के अंदर, यानी आगरा के अंदर, आगरा के किले में स्थित है। और सभी भवन है वो फतेहपुर सीकरी के अंदर है। चलते हैं प्रश्न नंबर, यानी इसका जो चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। गुप्तकालीन किस इमारत में पहली बार दोहरे गुंबद निर्माण शैली का प्रयोग देखने को मिलता है? 2018 और 2022 स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया था। तो कौन सी? सहसराम का मकबरा, मोती मस्जिद, एतमादुल्ला का मकबरा, हुमायूं का मकबरा या अनुत्तरित प्रश्न। मुगल कालीन किस इमारत में पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग है वो किया गया था? तो हुमायूं के मकबरे के अंदर किया गया था। चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। यह दिल्ली के अंदर स्थित है। हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के अंदर है। और ये अकबरकालीन एक पहली इमारत है जिसका निर्माण अकबर की सौतेली माँ, जिसका नाम हाजी बेगम, की देखरेख में हुआ था। इसका वास्तुकार की हम बात करें तो मीरक मिर्जा ग्यास रहे हैं। कौन रहे हैं? मीरक है मिर्जा ग्यास है वो रहे हैं। इसकी विशेषताओं की थोड़ी सी हम चर्चा करें तो ये ताजमहल का पूर्वगामी, यानी इसी को देख करके ताजमहल का निर्माण हुआ हो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर पहली बार 4 भाग पद्धति एवं दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया। यह सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। इसे मकबरे में मुगल खानदान के 10 व्यक्ति दफन है, जिसमें से 6 तो मुगल बादशाह खुद हैं। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। अच्छा ये अभी हो गया ना, ये तो रिपीट हो गया। प्रश्न नंबर 17 की ओर। हुमायूं कौन सी ईरानी चित्रकार या कलाकार को अपने साथ लेकर के आया था? 2022 के अंदर स्कूल व्याख्याता भर्ती के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया था। ईरानी चित्रकार हुमायूं लेके आया था, यह प्रश्न हमें पूछा है। मीर सैयद अली को, विहजाद को, फरुख बेग को, आका रिजा को, या इनमें से कोई नहीं? तो हुमायूं ने 2 व्यक्तियों को लेकर के आया था। पहला यानी ऑप्शन में ईरानी चित्रकार मीर सैयद अली है, इनको लेकर के आए थे। एक तो मीर सैयद अली है, दूसरा अब्दुल शाह अहमद, इनको लेकर के साथ में लेकर के भारत आया था। तो इसका पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। फतेहपुर सीकरी किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। तो किसे स्थापत्य कला का मोती पर्सी ब्राउन ने कहा है? तुर्की सुल्ताना का महल, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, इबादत खाना, अनुत्तरित प्रश्न। तो तुर्की सुल्ताना इमारत की स्थापत्य कला का, तो तुर्की सुल्ताना का जो महल है इसे कहा गया है। पहला ऑप्शन है वो इसका सही है। तुर्की सुल्ताना महल या कोठी की हम बात करें तो इसे यह सुल्ताना, जिसका नाम रुकिया बेगम या शमीमा बेगम के निवास के लिए बनाई गई थी। इस इमारत की नक्काशी बहुत ही आकर्षक रही है। हम बात करें, थोड़ी सी चर्चा इन ऑप्शनों की भी कर लेते हैं। बुलंद दरवाजे की, तो इसका निर्माण अकबर ने किया था और 1575 में किया था। और बुलंद का जो अर्थ होता है वो महान, ऊंचा होता है। अकबर है गुजरात की जो विजय हुई थी उसकी स्मृति में, उसकी याद के अंदर इसका निर्माण है वो करवाया था। और इसके दरवाजे है वो लाल पत्थर से निर्मित है। अब हम बात करें इबादत खाना है। पहले पंचमहल की हम बात कर लेते हैं। पंचमहल कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी के अंदर है। निर्माण अकबर ने करवाया था और ये 5 मंजिला है। और वास्तुकला बौद्ध मंदिर है उसी की तरीके से बना गया है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे बौद्ध मंदिरों का निर्माण है वो किया गया है। अब हम बात करें इबादत खाना। इबादत खाने का निर्माण और बुलंद दरवाजे का निर्माण है वो एक ही सन में, यानी 1575 के अंदर किया गया था। और किसके द्वारा? अकबर के द्वारा किया गया था। इबादत खाने का मतलब पूजा का घर होता है, उपासना का घर होता है, भगवान का घर होता है। तो ये हमने सारे ऑप्शनों की चर्चा कर ली। इसका तुर्की सुल्तानी के महल को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती है वो कहा है। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। पांडुलिपियों के निर्माण का मुगल के अंदर क्या कहलाता था? पांडुलिपियों के निर्माण का मुगल काल के अंदर क्या कहलाता था? किताब खाना, कारखाना, महावत खाना या इबादत खाना? तो पांडुलिपियों का है वो किताब खाना कहलाता था। पहला ऑप्शन इसका सही है। और ये स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 है। निम्न इमारतों में से मुगल बादशाह बाबर के द्वारा निर्मित इमारतें हैं। यह स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। पहला ऑप्शन है काबुली बाग मस्जिद पानीपत, जामा मस्जिद संभल में, जामा मस्जिद हिसार में, पंचमहल दिल्ली के अंदर।
इनमें से मुगल बादशाह बाबर के द्वारा जो निर्मित, किसके द्वारा, बाबर द्वारा निर्मित इमारतों का हमें पूछा है, कौन सी इमारतें हैं वो रही है। तो बाबर ने एक तो काबुल बाग पानीपत इसके अंदर इसका करवाया था। दूसरा जामा मस्जिद जो संभल के अंदर है इसका निर्माण है वो करवाया था। जामा मस्जिद इसार की हम बात करें, जामा मस्जिद इसार की हम बात करें तो ये हुमायूं के द्वारा की गई। और पंचमहल जो दिल्ली वाला है इसका निर्माण फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर पहला और दूसरा, यानी पहला ऑप्शन है वो ए और बी दोनों सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, यह कथन किसने कहा था? किसने कहा है? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया था। बदायूनी ने कहा है, फरिश्ता ने कहा है, अबुल फजल ने कहा है या निजामुद्दीन अहमद ने कहा है? तो पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन के जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, यह कथन अबुल फजल ने कहा था, यानी तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही है। अकबर के दरबार के अंदर 36 संगीतकार थे, उसके अंदर तानसेन और बाज बहादुर जो बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार थे। तानसेन संगीत की जो ध्रुपद शैली है उसको विकसित किया था और अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि भी प्रदान की थी। इसको ध्यान रखना कि तानसेन को कौन सी उपाधि है वो अकबर के द्वारा दी गई थी, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। इनमें से कौन सा सम्राट अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 और 2011 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। तो कौन सा सम्राट अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे, यानी माने जाने व्यक्ति रहे हैं? अबुल हसन, मुस्किन, उस्ताद मसूर, ख्वाजा अब्दुल शहमद अनुतरित, हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन यानी अब्दुल शहमद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अब्दुल शहमद को अकबर ने सीरी कलम की उपाधि से नवाजा था। इन्होंने तस्वीर खाने का निर्माण है के नेतृत्व के अंदर किया गया था। तो चलते हैं प्रश्न नंबर, इसका चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 की ओर हम चलते हैं। औरंगजेब के काल के लेखकों तथा उनकी रचनाओं का कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018। मिर्जा मोहम्मद काजिम, आलमगीर नामा, भीमसेन, नुस्खा ए दिलखुशा, ईश्वरदास नागर, फतुहात ए आलमगीरी, मोहम्मद साकी, कुलात उत त्वारिक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है वो इसका सही नहीं है? तो खुलासत उत त्वारिक है, ये मोहम्मद काशी की रचना नहीं है, ये सुजान राय भंडारी की पुस्तक है और ये औरंगजेब के काल के अंदर आर्थिक स्थिति की जानकारी देती हमें। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही नहीं है और सही नहीं है ये पूछा है तो चौथा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। यह है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक अभिकथन ए तथा दूसरा कारण आर है। तो हमें सही है वो चयन करना है और ये स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। अभिकथन है, भक्ति संतों ने आम जनता के अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए प्रमुखतः क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग है वो किया गया, बिल्कुल सही है। उसके बाद हम कारण की बात करें, दिल्ली सुल्तानों तथा मुगल शासकों ने फारसी को अपनी कार्यशाली भाषा बनाया नहीं, क्योंकि अगर हम कारण की बात करें तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, पहले ऑप्शन को पढ़ के उसका क्योंकि, अगर क्योंकि का जवाब हमें मिलता है तो आर है, यानी इसका कथन है वो सही है, व्याख्या सही करता है, लेकिन ये व्याख्या है वो सही नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। तो हम देखते हैं कि ए तथा आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या नहीं, गलत, आर व्याख्या नहीं करता है, ए आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है, यह वाला सही है, यानी दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि उन्होंने फारसी भाषा को कार्यशाली बनाया था लेकिन कारण यह नहीं हो सकता। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। सूची 1 मुगल उद्यानों को सहसूचित करती है, सूची 2 शासकों को सहसूचित करती है जिसके शासन में उद्यान बनवाए गए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया था। आरामबाग आगरा, निसात बाग कश्मीर अकबर ने, शालीमार बाग लाहौर शाहजहां ने, पिजोर बाग पंचकुला औरंगजेब ने, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है यह हमें पूछा है। कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या इनमें से कोई नहीं?
तो निशांत बाग है। निशांत बाग कश्मीर अकबर ने नहीं बल्कि इसका निर्माण आसिफ खान ने, नूरजहां का जो बड़ा भाई था, इन्होंने करवाया था। तो दूसरा ऑप्शन है, यानी यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। धरातली सजावट की पित्राड्यूरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण निम्न में से किस में है? स्कूल व्याख्याता 2013 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। सबसे पहले पित्राड्यूरा का प्रयोग है वो कहाँ पर किया गया था? ताजमहल में, मोती मस्जिद आगरा का किले में, दीवान ए आम लाल किला में, इत्मा दुधौला का मकबरा, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले पित्राड्यूरा का जो प्रयोग है वो इत्मा दुधौले का मकबरा है, इसके अंदर किया गया था। आगरा के अंदर स्थित है, जहांगीरकालीन निर्माण है। ये नूरजहां के पिता की स्मृति के अंदर करवाया गया था। मुगल काल का पहला पूर्ण संगमरमर से बना हुआ मकबरा है। पहली बार इसके अंदर पित्राड्यूरा शैली का प्रयोग, यह एक सजावटी कला है और ये सफेद संगमरमर रंगीन पत्थरों से जुड़ा हुआ है। तो पहला यानी चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27 है, अकबर के शासनकाल के दौरान पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। अबुल फजल ने, फैजी ने, निजामुद्दीन अहमद ने, इब्राहिम सरहिंद ने, या इनमें से कोई नहीं? स्कूल व्याख्याता के अंदर ये प्रश्न पूछा है, पंचतंत्र का फारसी के अंदर अनुवाद है वो किसने किया था? फारसी के अंदर अनुवाद अबुल फजल ने किया था। विष्णु शर्मा है वो अकबर के समय एक फारसी पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। और इनकी हम बात करें सबसे ज़्यादा अनुवाद है वो हुए हैं, बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा अनुवाद हुए हैं इसकी। तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 की ओर हम चलते हैं। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसको जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की थी? यह स्कूल व्याख्याता संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा 2018 के अंदर जो प्रश्न हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। मसूर बिशनदास को, अबुल हसन को या मनोहर को? नादिर उज जमा की उपाधि है वो अबुल हसन को प्रदान की गई थी। चलते हैं हम बात करें अबुल हसन की, तो अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान हुई थी। प्रश्न नंबर 29 की ओर हम चलते हैं कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चितरा कौन था? पक्षियों का सबसे बड़ा चितरा मसूर, बसावन, ख्वाजा अब्दुल अहमद, सैयद अली तबीजी या अनुत्रित? पक्षियों का सबसे बड़ा चितरा मसूर रहा है। कौन सा? मंसूर रहा है। यह जहांगीर के समय का सबसे बड़ा चितरा है। पक्षियों व फूलों के चित्रों में बनाने के अंदर विशेषज्ञ था। इनका जो महत्वपूर्ण बनाया हुआ चित्र है कृतियों में से एक है साइबेरिया का एक दुर्लभ बिरला सारस तथा बंगाल का अनोखा पुष्प, यह रहे इनका बनाए महत्वपूर्ण। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी 1851 ईस्वी में अवध के किस शासक ने कहा था? प्रश्न है वो 1857 की जो क्रांति है उससे संबंधित प्रश्न है वो आ गए हैं। एक चेरी एक फल होता है, क्या होता है? फल होता है। और ये कहा कि एक दिन हमारे मुंह के अंदर आकर के गिरेगी, ये किसने कहा था? और ये प्रश्न है वो 2022 स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के अंदर प्रश्न है वो पूछा गया था। लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड एल्गिन ने, या लॉर्ड डलहौजी ने, या वेलेस्ली ने, या इनमें से कोई नहीं? तो किन्होंने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने ये बात है वो कही थी। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही है। 1851 की हम बात करें तो अवध के बारे में डलहौजी ने यह घोषणा कर दी थी कि यह फल या चेरी एक दिन हमारे मुंह में आकर के अपने आप गिर जाएगा। 1801 की हम बात करें, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1801 में तो अवध के साथ सहायक संधि की गई थी तथा 1856 में अंग्रेजों ने यह कहकर अपने कब्जे में लिया कि अवध का शासन ठीक नहीं चलाया जा रहा है। हम बात करें लखनऊ अवध के अंदर क्रांतिकारी 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल के निर्देशन में हुई थी। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक या नजर भेंट की गई थी? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया था। सामोद के रावल शिव सिंह ने, आवल के राव राजा
कुशल सिंह ने कोटा के, लाला जयदयाल ने करौली के पठान, मेहराब खां ने, या इनमें से कोई नहीं। 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक या नजर या भेंट की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। सामोद के जो ठाकुर राव शिव सिंह थे, इन्होंने भेंट की गई थी। हम बात करें ठाकुर शिव सिंह की, राहुल शिव सिंह या ठाकुर शिव सिंह की 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक महत्वपूर्ण नेता रहे हैं। यह सामोद यानी जयपुर ठिकाने के शिव सिंह ने दिल्ली में जाकर के मुगल बादशाह को, कहां पर जाकर के, दिल्ली के अंदर गए थे और वहां पर इन्होंने नजराना भेंट की थी, नजर प्रतीक स्वरूप भेंट किया था। पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। लॉर्ड लिटन थे, लॉर्ड क्लाइव थे, लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, या इनमें से कोई नहीं? तो लॉर्ड कैनिंग रहे। सीधा सा प्रश्न है। हम गवर्नर जनरल की बात करें तो ये तो लॉर्ड कैनिंग थे। और ब्रिटिश का पीएम है वो कौन था? पाल्मस्टन था। और महारानी विक्टोरिया थी। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? इस बात को हमें गौर करना है। यह स्कूल व्याख्याता भर्ती 2020 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। पहला ऑप्शन है नाना साहब ने कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया। बरेली में खान बहादुर ने मोर्चा संभाला था। मंगल पांडे ने 19वीं इसके ऊपर गौर करना, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। मद्रास के सैनिकों ने अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे। अनुत्तरित कौन? इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करें, नाना साहब ने कानपुर के विद्रोहियों का बिल्कुल सही नेतृत्व किया था। बरेली के खान बहादुर ने मोर्चा संभाला, यह भी था। लेकिन मंगल पांडे वो 19वीं इन्फेंट्री, मंगल पांडे है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री नहीं थे, बल्कि 34वीं एनआई रेजिमेंट के सिपाही थे। इन्होंने चर्बी वाले कारतूस की लगाने से इनकार कर दिया था। तभी इन्होंने अपने ही लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर, जिसका नाम लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सारेंट हयूसन की गोली मारकर की हत्या कर दी गई। इसी के ध्यान में रखते हुए 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। और ये 1857 की क्रांति का पहला शहीद, प्रथम शहीद माना गया है। तो ये सही नहीं है। ये तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोही स्थलों को विद्रोही फैलने के अनुसार कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना, यानी सबसे पहले विद्रोह है वो कहाँ पर हुआ था, यह हमें पूछा है। मेरठ में, बरेली में, झांसी में, कोटा में। यह प्रश्न स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। कहाँ कहाँ पर हुआ था? हम मेरठ की बात करें तो सबसे पहले मेरठ में 10 मई 1857 को। उसके बाद दिल्ली के मेरठ से वो दिल्ली चले गए थे 12 मई 1857 को। अवध की बात करें या लखनऊ की बात करें, वहाँ पर 4 जून 1857 को होता है। झांसी में भी 4 जून 1857 को। कानपुर में 5 जून 1857 को। जगदीशपुर के अंदर 12 जून 1857 में। तो सबसे पहले मेरठ में, बरेली में, झांसी में, कोटा में, ये ABC है वो सही है। तो पहला ऑप्शन है वो इसका सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। लखनऊ में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? स्कूल व्याख्याता कोच 2013 के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया था। कहां पर लखनऊ का जो विद्रोह का नेतृत्व है वो किसने किया था, ये पूछा है। महारानी लक्ष्मीबाई ने, बेगम हजरत महल ने, नाना साहिब ने, बहादुर शाह जफर ने, या अनुत्तरित? तो महारानी जो लक्ष्मीबाई है उन्होंने झांसी के अंदर, झांसी में और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। हम नाना साहिब की बात करें, नाना साहिब ने कानपुर के अंदर किया था। और बहादुर शाह जफर की बात करें, बहादुर शाह जफर है उन्होंने दिल्ली के अंदर किया था। तो चारों ऑप्शन है इसकी हमने चर्चा कर ली। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। अब जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो उदय है वहाँ पर जो प्रमुख नेता रहे हैं उनसे प्रश्न है वो आ गए हैं, पूछे गए थे। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2018 स्कूल व्याख्याता भर्ती के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। पहला ऑप्शन है उन्होंने बंगला संस्कृति के उत्थान हेतु बंग दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन है वो किया था। बिल्कुल किया था साहब, सही बात है। दूसरा है आनंद मठ के अतिरिक्त उन्होंने दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला उपन्यास भी लिखे थे। ये भी सही है क्योंकि उन्होंने अन्य ग्रंथ भी लिखे थे। तो इस प्रकार पहला और दूसरा ऑप्शन है वो सही है। केवल एक, केवल बी, इन्हें और इस प्रकार चौथा ऑप्शन है
वो इसका सही है। हम बात करें चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न नंबर 37 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एकटा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2020 के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया था। तो लोकमान्य तिलक रहे हैं, लाला लाजपत राय या दीवान चमनलाल या विपिन चंद्रपाल, इनमें से कोई नहीं, या अनुत्तरित प्रश्न। तो कौन से हैं? ये प्रश्न है लाला लाजपत राय हैं वो रहे हैं। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। हम थोड़ी सी चर्चा लाला लाजपत राय है इसकी कर लेते हैं। इसे शेर पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1865 जनवरी पंजाब के अंदर हुआ था। यह अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एकटा के प्रथम अध्यक्ष यानी 1920 के अंदर एकट की स्थापना मुंबई में हुई थी। 1920 के अंदर है वो बने थे। 1920 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना की। यंग इंडिया अनहैप्पी इंडिया इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है वो रही है। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। निम्नलिखित में से किसने यंग इंडिया में लिखा कि 1857 की क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी? देखिए, आप सभी को अगर उनकी पुस्तकें याद होगी तो ऐसे पता हो जाएगा कि यंग इंडिया पुस्तक किसकी और कौन लिखने वाला है। इसके अंदर हमें थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी है। तो यह स्कूल व्याख्याता भर्ती संस्कृत डिपार्टमेंट के द्वारा 2018 में जो भर्ती हुई थी वहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया था। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय या सुभाष चंद्र बोस? तो लाला लाजपत राय है वो रहे। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही है। इन्होंने कई वक्तव्य दिए हैं जिनमें से हम बात करें महत्वपूर्ण वक्तव्य यह है। सबसे पहले इन्होंने असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद लाला लाजपत राय ने स्वराज्य पार्टी में शामिल हो गए थे। इन्होंने यह कहा था कि मेरी छाती पर हुआ एक एक बार भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की ताबूत में एक एक कील साबित होगा। यह भी बात हमें ध्यान रखना है। और उन्होंने यह भी कहा इनकी मृत्यु के ऊपर महात्मा गांधी ने 1928 में यह कहा था कि भारतीय सौरमंडल में एक सितारा है वो डूब गया है। यह कथन पूछा जा सकता है, यह भी याद रखना है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। यह भर्ती परीक्षा व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया था। और ये प्रश्न है, इनमें से किसने एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 का विरोध किया था? महादेव गोविंद रानाडे ने, आर.जी. भंडारकर ने, बंकिम चंद्र ने, बाल गंगाधर तिलक ने या अनुत्तरित? किन्होंने है वो किया था? तो किन्होंने किया था? एज ऑफ कंसेंट बिल की जो विरोध है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा है वो की गई थी। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40 है। देखिए, एक बार हम उस प्रश्न की ओर विचार करते हैं। हमने देखा नहीं कि एज ऑफ कंसेंट बिल क्या था। यह एक ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाया गया 1891 के अंदर तहत बिल था। इसके अंदर लड़की के साथ उसकी सहमति से संबंध बनाने की जो न्यूनतम उम्र है वो 10 से 12 वर्ष कर दी गई थी। तिलक भारत के किसी भी मामले में अंग्रेजी हस्तक्षेप के खिलाफ थे। इन्होंने कहा कि आप लोग हमारे सभ्यता संस्कृति के अंदर हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो? बड़ा ही खुलकर के विरोध क्या था। हम तिलक की बात करें तो यह भारत की राजनीतिक कैदी माने जाते हैं। इन्होंने वेरी इंपॉर्टेंट केसरी है वो मराठी भाषा के अंदर मुंबई से 1881 में, और मराठा है वो अंग्रेजी भाषा के अंदर है वो बाहर निकला था। तो चलते हैं अब हम प्रश्न नंबर 40 की ओर चलते हैं कि विपिन चंद्रपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2024 के अंदर यह प्रश्न है। अभी पिछली जो भर्ती हुई थी उसके अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया था। तमाम भर्ती आज तक की जो भर्तियां हो गई उनके महत्वपूर्ण प्रश्न आज तक के आए हुए प्रश्न है वो ले रहे हैं। पहला ऑप्शन है, उन्होंने बांग्ला में एक पाक्षिक पत्रिका जिसका नाम कौमुदी का प्रकाशन है वो किया था। दूसरा है, उन्होंने लाहौर से प्रकाशित होने वाला ट्रिब्यून के संपादकीय विभाग में भी काम किया था। सही कूट का चयन करना है, कौन सा है वो सही है कौन सा नहीं है ये हमें देखना है। तो इन्होंने लाहौर से प्रकाशित होने वाली यानी दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही है। तो कहाँ पर तीसरा ऑप्शन में यानी केवल दूसरा ऑप्शन है वो सही है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 41 है। द सोल ऑफ इंडिया लिखी गई थी। स्कूल व्याख्याता भर्ती संस्कृत डिपार्टमेंट के द्वारा 2022 के अंदर जो प्रश्न हुई थी पेपर हुआ था उसके अंदर ये प्रश्न आया है। बी.डी. सावरकर के द्वारा सेल ऑफ इंडिया, लाला लाजपत राय के द्वारा, विपिन चंद्रपाल के द्वारा, रास बिहारी बोस के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो द सोल ऑफ इंडिया रास बिहारी बोस के द्वारा रचित रचना है। इस हम बात करें द सोल ऑफ इंडिया
इंडियन नेशनलिज्म, स्वराज एंड द एजेंट सिचुएशन, हिंदू रिव्यू, क्वीन विक्टोरिया, विपिन चंद्रपाल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। निम्नलिखित में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता? 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। इनमें से कौन सा उदारवादी नेता नहीं है? दादा भाई नौरोजी, कृष्ण गोखले, फिरोज मेहता, विपिन चंद्रपाल, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा है वो नेता है उदारवादी नेता नहीं है? तो विपिन चंद्रपाल है वो भी उदारवादी नेता नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम उग्रवादी नेताओं की बात करें, सबसे पहले उग्रवादी नेता लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल है, बाल गंगाधर तिलक हैं, इसे हम लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। अब हम उदारवादी नेता की बात करें तो उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, फिरोज शाह मेहता हैं। ये आदि नेताएं उदारवादी नेता रहे हैं। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 की ओर चलते हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूँ लिखा गया था। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। किसने लिखा था कि मैं नास्तिक क्यों हूँ? रास बिहारी बोस के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, या अनुत्तरित? किसने कहा कि मैं नास्तिक क्यों हूँ? तो इन्होंने भगत सिंह के द्वारा ये पुस्तक है और ये पुस्तक लिखी गई थी। अन्य पुस्तक बात करें भगत सिंह की तो ऑटोबायोग्राफी है, इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड है, द डोर टू डेथ है, मैं नास्तिक क्यों हूँ 1930 में लिखी थी, जेल डायरी ऑफ भगत सिंह, द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ इंडिया, ये भी पुस्तक है वो इनकी है। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 44 की ओर। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। कौन सी? हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के संस्थापक की बात करें कौन थे? चंद्रशेखर आजाद रहे, सचिंद्र नाथ सान्याल, अरविंद घोष, नहीं अरविंद घोष तो नहीं थे, इसको हम राम प्रसाद बिस्मिल्ला ये थे। तो हिंदुस्तान हम रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की बात करें तो अक्टूबर 1924 के अंदर हुई थी और इसके अंदर चंद्रशेखर आजाद थे, बिल्कुल सही है पहला, सचिंद्र नाथ सान्याल भी थे और राम प्रसाद बिस्मिल्ला भी थे। तो इन्होंने मिलकर के कानपुर के अंदर की थी। तो ए बी और डी यानी चौथे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 45 की ओर। चंद्रशेखर आजाद की कहाँ गोली मारकर हत्या की गई थी? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2011 केंद्रीय प्रश्न है वो पूछा गया था। दिल्ली में, लखनऊ में, वाराणसी में, इलाहाबाद में, या नौतरित? कहाँ पर हत्या की गई थी? तो इनके इलाहाबाद के अंदर हत्या की गई थी। 27 जनवरी 1931 को हत्या हुई थी। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 46 की ओर। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष या अध्यक्ष चुने गए थे? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। हरिपुरा के अंदर, कलकत्ता में, नागपुर में, लाहौर में, या इनमें से कोई नहीं? तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हम बात करें हरिपुरा अधिवेशन के अंदर, हरिपुरा के अंदर प्रथम बार बात करें फरवरी 1938 के अंदर गुजरात के अंदर अधिवेशन हुआ था और दूसरी बार हम बात करें तो ये 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो चुने गए थे। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 47 की ओर। निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? स्कूल व्याख्याता 2016 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। बेलगाम में, कलकत्ता में, हीरापुर में, अहमदाबाद में, अभी हमने पढ़ा है। तो हरिपुरा अधिवेशन है, वहाँ पर 2 की अध्यक्षता इन्होंने की थी। एक तो 1938 में, एक 1939 में। 38 में हरिपुरा अधिवेशन गुजरात के अंदर हुआ था और त्रिपुरी मध्य प्रदेश के अंदर 1939 के अंदर। तो चलते हैं, इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 48 है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? कितनी बार रहे थे? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2011 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। सुभाष चंद्र बोस की हमने ऊपर चर्चा करी है। कितनी बार चुने गए थे? 2 बार चुने गए थे। 1 बार, 2 बार नहीं है, 2 बार चुने गए थे। चलते हैं प्रश्न नंबर 49 के। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। पहला ऑप्शन है CR दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया था। दूसरा ऑप्शन है सुभाष ने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम किया गया। कालांतर में वे कलकत्ता नगर निगम के महापौर चुने गए थे। 1939 में उन्होंने कांग्रेस के फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन है वो किया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इन्होंने ये सभी कथन है सही है। तो यहाँ पर चारों यानी चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत तथा उसे 38 करोड़ वासियों की
स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा। यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। और ये स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 केंद्रीय प्रश्न है, वो पूछा गया था। तो भगत सिंह का है, सुभाष चंद्र बोस का है, महात्मा गांधी का है, या लाला लाजपत राय का है, या अनुत्तरित प्रश्न किसका कथन है कि मैं ईश्वर की सौगंध खा करके कहता हूं? तो यह कथन सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कब कहा था? दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 21 अक्टूबर 1943 के दिन नेताजी ने सिंगापुर के अंदर कैथे नाम का एक सिनेमा हॉल था, वहां पर स्वतंत्र भारत की एक अस्थायी सरकार बनाने की घोषणा है वो कर दी थी। और वहां पर इन्होंने सरकार का मुख्य यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए कह दिया था। और उन्होंने यह कहा था कि मैं ईश्वर के नाम की शपथ ली है और भारत के 38 करोड़ देशवासियों को स्वतंत्र कराऊंगा, ये उन्होंने कही थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 51 की ओर। उस समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिसे राजा राम मोहन राय अथवा उसकी संस्था आत्मीय सभा संबंध नहीं थी, सभा का संबंध नहीं थी। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। बांग्ला भाषा का बंगाल गजट, बांग्ला भाषा का समाचार चंद्रिका, बांग्ला भाषा का संवाद कौमुदी, फारसी भाषा का मिरात उल अखबार, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? वो आत्मीय सभा के संबंध में नहीं संबंध रखता है। तो यह बांग्ला भाषा का जो समाचार चंद्रिका है यह है, यह नहीं रखता है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 52 की ओर। स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर के किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज आयोजन किया था? सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2020 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, गोपाल हरिदेश मुख ने, या इनमें से कोई नहीं? किसने आयोजन है वो किया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा यह आयोजन है वो किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, तो इसका पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 53 की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के विषय में सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है वो गलत है? यह पूछा है हमें। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 केंद्रीय प्रश्न आया हुआ है। पहला ऑप्शन है उन्होंने द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक एक पुस्तक प्रकाशित की। इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। नहीं, रिफॉर्म स्थापना नहीं की थी, इसी में थोड़ा सा जोड़ लग रहा है, इसको छोड़ते हैं एक बार अगले कि उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। बिल्कुल सही है ये तो। उन्होंने फारसी में तुहफत उल मुआहिदीन नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की। इनमें से कोई नहीं। यह भी सही है। तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हम मोहन राय की बात करें तो यह नव जागरण का राजदूत या अग्रदूत कहा जाता है, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है, आधुनिक भारत का पहला अहम नेता कहा जाता है। 1815 के अंदर आत्मीय सभा की स्थापना की। 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस ए गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक पुस्तक प्रकाशित की। 1828 में ब्रह्मा समाज का गठन किया गया। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 54 की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये स्कूल व्याख्याता वृत्ति 2022 के अंदर प्रश्न है वो पूछा गया था। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता, इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? राजा राम मोहन राय के, स्वामी विवेकानंद के, बाल गंगाधर तिलक के, स्वामी दयानंद सरस्वती के, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है कि प्रश्न है विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता, यह दयानंद सरस्वती का है वक्तव्य है। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 55 की ओर। निम्नलिखित में से किसने सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना आरंभ है वो किया था? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। केशव चंद्र सेन, अक्षय कुमार दत्ता, द्वारकानाथ गांगुली, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो किसके कहने के ऊपर, केशव चंद्र सेन के कहने के ऊपर इन्होंने हिंदी के अंदर प्रवचन देने प्रारंभ किए थे? तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 की ओर बात करें, कहाँ और कब आर्य समाज की स्थापना हुई थी? 2018 के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया था। मुंबई 1875 में, लाहौर 1875 में, आगरा 1885 में, मुंबई 1885 में, या इनमें से कोई नहीं? तो आर्य समाज की स्थापना है वो मुंबई 1875 के अंदर है वो की गई थी। हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि 75 में, लेकिन बाद में 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय है वो लाहौर स्थापित हो गया था, किया गया था। प्रारंभ में आर्य समाज 28 नियमों में था। उसके बाद धीरे धीरे घटता हुआ 10 कर दिए गए थे और इसके प्रथम अध्यक्ष है वो
लाला मूलराज है वो रहे। ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लाला मूलराज थे। इसके पहले नियम 28 थे, उसके बाद घटा करके 10 है वो कर दिए गए थे। तो इसका पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 की ओर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था? स्कूल व्याख्याता भर्ती संस्कृत एजुकेशन 2018 केंद्रीय प्रश्न पूछा गया था। राजा राममोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या इनमें से कोई नहीं? स्वराज्य शब्द का सबसे पहले बार प्रयोग है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा वो किया गया था। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने 4 स्व की अवधारणा दी गई थी। सबसे पहले स्वराज्य था, उसके बाद स्वधर्म, उसके बाद स्वदेशी और स्वभाषा, यानी सभी के सभी अपने ही होने चाहिए। सरस्वती जी ने यानी दयानंद सरस्वती ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास भी किया था और उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश है वो हिंदी में ही लिखा था। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात है वो हमने कर ली है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 58 है, स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ था? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2016 केंद्रीय प्रश्न है वो पूछा गया था। अजमेर में, जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में, या इनमें से कोई नहीं? तो सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन है वो अजमेर के अंदर है वो हुआ था। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में सही नहीं है? स्कूल व्याख्याता भर्ती कोच 2013 केंद्रीय प्रश्न आया था। पहला ऑप्शन है स्वामी दयानंद ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद जाति प्रथा के विरोधी थे। मूर्ति पूजा को स्वामी दयानंद भक्ति का आधार मानते थे। स्वामी दयानंद स्त्री शिक्षण के समर्थक थे। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा है वो सही नहीं, ये पूछा है। तो मूर्ति पूजा के आधार भक्त शिक्षण नहीं, ये तीसरा ही होगा। मूर्ति पूजा की कहाँ थे? ये तो विरोधी, अंधविश्वास के विरोधी थे। अगले प्रश्न की ओर हम, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 की ओर हम चलते हैं। स्वामी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? विवेकानंद के द्वारा। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 केंद्रीय प्रश्न हुआ था। 1895 में, 1896 में, 1897 में, या 1898 में? तो कब हुई थी? 1897 के अंदर हुई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न हम बात करें थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्वदेश लौटने पर विवेकानंद है वो 1897 में रामकृष्ण मिशन यानी बेलूर मठ कलकत्ता की स्थापना की। मिशन की बात करें, इसका मुख्यालय बेलूर तथा अल्मोड़ा के मायावती में खोला गया। इसका ध्येय वाक्य क्या था? आत्मनो मोक्षार्यम जगत हितार्थ। रामकृष्ण मिशन का पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत 4 मई 1909 को किया गया था या हुआ था। महत्वपूर्ण चीज थी। अब हमें अगले प्रश्न करने के लिए है वो ज़्यादा जोर नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 61 है, विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया था? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। मई 1893 में, जुलाई 1893 में, सितंबर 1893 में, नवंबर 1893 में? तो ये इन्होंने भाग है वो 1893 में, लेकिन सितंबर के अंदर लिया था। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे समापित या सम्मानित किया गया था? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2020 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। महादेव गोविंद रानाडे को, रोमेश चंद्र दत्त को, गोपाल कृष्ण गोखले को, दादा भाई नौरोजी को, या इनमें से कोई नहीं? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि है वो सम्मानित है वो दादा भाई नौरोजी को किया गया था। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। यह एक पारसी बुद्धिजीवी था, शिक्षक था, कपास व्यापारी था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में एक थे। उन्होंने भारत में सामाजिक आर्थिक सुधारों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो दादा भाई नौरोजी है वो एक अर्थशास्त्री रहे। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की भूमिका नहीं थी? यह स्कूल व्याख्याता संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा 2024 के अंदर जो भर्ती हुई थी उसके अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया था। इरविन की रेलगाड़ी को बम से उड़ाने का प्रयास, सैंडर्स की हत्या, काकरोली कांड, केंद्रीय व्यवस्थापिका में बम फेंकना, इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र एक संघ था, उसकी भूमिका है वो काकोरी कांड है वो नहीं था। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना है जो 9 अगस्त 1925 को हुई थी। कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। अक्टूबर 1925 में स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन का नाम बदल करके 1928 में दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था। अब क्रांतिकारियों में हम बात करें तो 30 अक्टूबर 1928 को सैंडर्स की हत्या हुई थी।
और 8 अप्रैल 1928 को केंद्रीय व्यवस्थापिका के अंदर बम फेंकाना और 23 दिसंबर 1929 को इरविन की रेलगाड़ी को बम से उड़ाने का प्रयास, ये तमाम घटनाएं हैं वो इस संघ की रही है, लेकिन कांकोरी कांड है वो नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 की ओर, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के द्वारा की गई हत्याओं का सही कालक्रम है। सबसे पहले इन्होंने कौन से की हत्या है वो की थी, यह प्रश्न है वो पूछा गया कि सबसे पहले हत्या किसकी की थी, उसके बाद किसकी हुई थी। तो सबसे पहले सर कर्जन वायली की हत्या, या जेपी सॉन्डर्स की हत्या, या एएमटी जैक्सन की हत्या, डब्ल्यूसी रेड की हत्या। हम सबसे पहले रेड की हत्या हुई थी, सबसे पहले रेड की यानी डी सबसे पहले आएगा, तो किसी में नहीं है, तो इस प्रकार दूसरा ऑप्शन है वो सीधा ही हो जाता है। उसके बाद कर्जन की हत्या होती है और उसके बाद जैक्सन की हत्या और सॉन्डर्स की हत्या वो अंतिम होती है, तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 65 की ओर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्राधिकृत किया गया? यह साइकोलॉजी एजुकेशन टीचर 2023 के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया था। नागपुर में, मद्रास में, लाहौर में या लखनऊ में, या इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर है वो हुआ था? तो ये लाहौर के अंदर हुआ था। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। इसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इन्होंने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था और सविज्ञ आंदोलन है इसकी अनुमति है, प्रारंभ करने की अनुमति है वो दे दी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 66 है। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा के द्वारा सत्ता ग्रहण करने के प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा को राष्ट्रीय झंडा किसने भेंट किया था? यह साइकोलॉजी एजुकेशन टीचर 2023 में प्रश्न पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किन्होंने भेंट किया गया था? सरोजिनी नायडू ने, सुचिता कृपलानी ने, राजकुमारी अमृत कौर ने, हंसा मेहता ने, या इनमें से कोई नहीं। किन्होंने क्या था? हंसा मेहता के द्वारा है वो किया गया था। संविधान सभा के द्वारा सत्ता ग्रहण करने के बाद हंसा मेहता ने संविधान सभा को तिरंगा भेंट किया था और इसी तिरंगे झंडे को डिजाइन, इसकी जो डिजाइन है वो पिंगली बेकैया ने बनाई थी। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को जो तिरंगा भेंट किया था उसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। तो हंसा मेहता है, चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 67 की ओर। श्रीनिवास शास्त्री, जी.के. देवधर, एन.एम. जोशी और हृदयनाथ कुंजरू किस संस्था से संबंधित थे? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। भारत सेवक समाज के, अखिल भारतीय उदार संघ के, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के, या अनुशीलन समिति के, या इनमें से कोई नहीं। तो ये भारत सेवा समाज के सदस्य रहे। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 68 की ओर। स्वदेशी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2020 के अंदर पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने पंजाब में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इसका नेतृत्व किया था। चिदम्बरम पिले ने मद्रास में इसका नेतृत्व किया था। ढाका में नवाब सलीमुद्दौला ने इसका आंदोलन का नेतृत्व है वो किया था। स्वदेशी आंदोलन से संबंधित ये प्रश्न है वो पूछा है हमें। तो हम ढाका नवाब सलीमुद्दौला के आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये ऑप्शन है वो सही नहीं है। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। हम बात करें 1905 के अंदर टाउन हॉल के अंदर कलकत्ता के अंदर एक बैठक हुई थी। स्वदेशी आंदोलन के बारे में औपचारिक घोषणा की गई थी। तिलक ने बॉम्बे व पूना का नेतृत्व किया था। लाला लाजपत राय की और अजीत सिंह है उन्होंने पंजाब का नेतृत्व किया। सैयद हैदर है वो दिल्ली का, और चिदम्बरम पल्लई मद्रास में नेतृत्व है वो किया था। तो ये प्रश्न हमने देख लिया। चलते हैं प्रश्न नंबर 69 की ओर। स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। स्वराज्य पार्टी की कब हुई थी स्थापना? दिसंबर 1922 में, मार्च 1923 में, जनवरी 1923 में, दिसंबर 1923 के अंदर। तो इसकी स्थापना है वो कब हुई थी? जनवरी 1923 यानी 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में INA मुकदमा चलाया गया था? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2016 के अंदर ये प्रश्न है वो आया था। माउंटबेटन, वेलिंगटन, लिनलिथगो, वेवेल, इन्होंने। तो वेवेल ने चलाया था, 1945 के अंदर हुआ था। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 71 की ओर। बारडोली सत्याग्रह किए जाने का कारण क्या था? 2016 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था।
अकाल राहत कार्यों का अभाव, अकाल के बावजूद लगान वसूली का जारी रखना, कृषकों की भूमि का सरकार के द्वारा अधिग्रहण करना, बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध करना, ये इनमें से कोई नहीं। तो बारडोली जो सत्याग्रह है वो गुजरात के अंदर 1928 के अंदर हुआ था। इसका जो प्रमुख यह था कि बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध कर रहे थे वो लोग। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 की ओर हम चलते हैं। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2016 के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था। पहला है कि यह एक जन आंदोलन था। इस आंदोलन के बाद गांधी जी कांग्रेस के शीर्ष नेता बन गए थे। इस आंदोलन को वापस ले जाने के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया। चोरा चोरी की हिंसक घटनाओं के बाद यह आंदोलन रोक दिया गया था। इनमें से कोई नहीं असहयोग आंदोलन है। वो कारण है वो कौन सा नहीं है सत्य? कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ था, ये तो गलत है। जो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 73 है। चोरा चोरी हिंसक कांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। चोरा चोरी स्थित है कहाँ पर है? यह स्कूल व्याख्याता भर्ती कोर्स 2013 के अंदर यह प्रश्न हुआ था। जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, जिला अमृतसर पंजाब में, जिला तामलुक बंगाल में, जिला सीताराम महाराष्ट्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो यह चोरा चोरी कांड है वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। पहला ऑप्शन है वो इसका सही है। उत्तर प्रदेश में चोरा चोरी कांड है वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। उत्तेजित भीड़ थी, उन्होंने थाने के अंदर आग लगा दी गई थी। इस कारण इसको देखते हुए 12 फरवरी 1920 को आंदोलन को समाप्त है वो कर दिया गया था। महत्वपूर्ण बात थी। प्रश्न नंबर 74 की ओर चलते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इनका अध्यक्ष 3 बार हुआ था। 20 वर्ष के अंदर स्कूल व्याख्याता भर्ती 2013 के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, दादा भाई नौरोजी का, गोपाल कृष्ण गोखले का, या मोतीलाल नेहरू का? किसका है वो रहा? तो दादा भाई नौरोजी है। इन 3 बार चुने गए थे। सबसे पहले कलकत्ता के अंदर अधिवेशन हुआ था 1886 में। उसके बाद 1893 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन फिर से। तो 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है वो चुने गए थे। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 75 है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2013 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। कब हुआ था? 20वें में, 21वें, 23वें, 24वें में, नहीं सॉरी 25वें में, या अनुत्तरित? कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत का विभाजन है वो कब हुआ था? तो 23वें अधिवेशन के अंदर हुआ था। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। कांग्रेस का 23वां अधिवेशन है वो 1907 के अंदर हुआ था। और वहां पर जिसका अध्यक्ष है वो रास बिहारी बोस ने की, जिसमें कांग्रेस के नरम दल व गरम दल दोनों दलों की भेंट हुई थी और दोनों दल है वो बंट गए थे। इसलिए सूरत का विभाजन है वो हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 76 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किसी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? 2011 स्कूल व्याख्याता भर्ती के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया था। क्रिप्स मिशन के, वेवेल मिशन, कैबिनेट मिशन, साइमन मिशन, या अनुत्तरित? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस असफलता भारत छोड़ो आंदोलन है वो हुआ था किस? तो ये क्रिप्स मिशन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। क्रिप्स मिशन भारत है वो 23 मार्च 1942 को आया था और उसी के विरोध के अंदर है वो ये भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा है वो की गई थी। तो इसका पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि कारण यह था कि कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स मिशन जो प्रस्ताव उसका स्वीकार किया। 7 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसके अंदर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया। इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। महत्वपूर्ण बात थी, हमने देख ली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 77 है। 1928 के अहमदाबाद कपड़ा मिल हड़ताल में गांधी जी को किसने बुलाया था? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया था। जी.के. गोखले को, अनसुया साराभाई को, रामकृष्ण जोशी को, राम कुमार शुक्ला को, या इनमें से कोई नहीं? किसे बुलाया गया था? तो अनसुया सोराभाई था, उसे बुलाया गया था। ये एक मिल मालिक था। अंबाला सोराभाई की बहन जिसका नाम अनसुया बहन ने गांधी जी का ध्यान इस मामले की ओर खींचा था। गांधी जी ने मजदूरों को 35% बोनस दिए जाने का समर्थन किया और भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। इस अनशन को देखते हुए इन फैसला किया कि 35% है वो दिया गया था। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 78 की ओर। चंपारण के कृषकों के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022। अकाल के कारण, क्षेत्रीय नेतृत्व के अभाव के कारण, जागीरदारों के जुल्म के कारण, यूरोपीय बागान मालिकों के द्वारा नील उगाने के लिए बाध्य किए जाने के कारण, या अनुत्तरित प्रश्न? तो चंपारण के कृषक वो थे कि लगभग 1/3 हिस्से के ऊपर जमीन का जो तीसरा भाग है उसके ऊपर आप नील की खेती करोगे, यह पाबंद किया गया था लोगों को। 1917 के अंदर हुआ था। तो यूरोपीय बागान जो मालिक थे वो नील की उगाने के लिए बाध्य किए गए थे। ये इसका था। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
चलते हैं प्रश्न नंबर 79 की ओर। हिंद स्वराज्य के लेखक कौन थे? स्कूल लिटरेचर भर्ती 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। हिंद स्वराज्य है वो किसके? राम मनोहर लोहिया के, स्वामी दयानंद सरस्वती में, महात्मा गांधी ने, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, या इनमें से कोई नहीं? तो महात्मा गांधी है वो रहे हैं। 1909 में ये पुस्तक लिखी थी, हिंद स्वराज्य या स्वराज्य शासन, सब शासन है जो तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 80 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी गई थी? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया है। संपूर्ण मद्य निषेध, भूमि कर में 50% की कमी करना, नमक कर का उन्मूलन करना, भारत के को पूर्ण आंतरिक स्वायत्ता, नहीं आंतरिक की तो बात कही नहीं थी, तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। इन्होंने क्या क्या बात कही थी? इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, जिसके अंदर सविनय इरविन समझौते की बात हो रही है। इन्होंने सविनय अवज्ञा का समापन करने की बात कही, और दूसरे गोलमेज जो सम्मेलन होता है उसके अंदर सहमति बनी थी हिस्सा लेने के लिए, और सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की बात हुई थी, नमक कर का उन्मूलन करना था, और भारतीयों को शांतिपूर्ण धरने पर बैठने का अधिकार है। ये बातें गांधी जी ने रखी थी। तो ये भारत का आंतरिक स्वायत्ता वाला मामला कहीं हमें देखने को नहीं मिलता है, तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 81 की ओर। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? स्कूल व्याख्याता संस्कृत एजुकेशन 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। पहला ऑप्शन है 12 मार्च 1931 को, फरवरी 12 यानी 12 फरवरी 1922 को, 6 अप्रैल 1930 को, 2 मार्च 1930 को। अनुत्तरित प्रश्न। तो हमें गांधी जी ने दांडी मार्च की बात करी तो दांडी मार्च बोलते हैं यात्रा जिसको, तो 12 मार्च 1930 के दिन है वो शुरू हुई थी, तो पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 82 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में सत्य है? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2016 के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया था। पहला ऑप्शन है यह क्रिप्स इंडिया मिशन की असफलता के बाद आरंभ किया गया। दूसरा ऑप्शन है अनेक जिलों में स्वतंत्र सरकारों की घोषणा की गई। तीसरा ऑप्शन है जेल में रहते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। चौथा ऑप्शन है कांग्रेस के समाजवादी दल के सदस्यों ने भूमिगत प्रतिरोध जारी रखा। अगला है कि इनमें से कोई नहीं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने क्या है कि असत्य भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन है वो सही नहीं है। तो जेल में रहते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व है वो क्या था, ये ऑप्शन है वो गलत है। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। थोड़ी सी हम भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा है वो कर लेते हैं। तो 1942 के अंदर 1942 की बात करें तो वह शुरू हुआ था। क्रिप्स मिशन असफलता का परिणाम था। भारत छोड़ो आंदोलन है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने कई स्थानों पर समानांतर सरकार स्थापित कर ली, जैसे बलिया में चिप्पू पांडे की सरकार हुई थी। यह आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्व विहीन की स्थिति में अपने उद्देश्यों को पूरा कर सका। ये मेरी इंपॉर्टेंट बात रही है। उसके बाद हम बात करें थोड़ी सी और, तो समाजवादी दल के सदस्य प्रवर्धन जयप्रकाश नारायण है, राम मनोहर लोहिया है, श्रीमती आसफ अली ने भूमिगत होकर के इस आंदोलन का योगदान है, इस आंदोलन में योगदान दिया था। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। असहयोग आंदोलन है वो 1942 में, और किसके कारण हुआ था? ये क्रिप्स जो प्रस्ताव आया था वो असफलता का कारण था। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी, हमने कर ली है। चलते हैं प्रश्न नंबर 83 की ओर। 1920 के कलकत्ता सितंबर 1920 की हम बात करें, कलकत्ता के अंदर यानी सितंबर की 1920 की बात है, और विशेष अधिवेशन गांधी जी ने असहयोग नीति के अपनाने के प्रस्ताव को किसने समर्थन किया था? इन्होंने 1920 के अंदर कलकत्ता का अधिवेशन होता है और वहां पर असहयोग आंदोलन के संबंध में प्रस्ताव है प्रस्तुत किया था, और इसका समर्थन है वो किसने किया था? यह प्रश्न है वो पूछा गया है। और ये स्कूल व्याख्याता भर्ती 2013 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। मदन मोहन मालवीय ने, बिपिन चंद्र पाल ने, मोतीलाल नेहरू ने, देशबंधु ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने किसने है वो सपोर्ट किया था? तो मोतीलाल नेहरू है, मोतीलाल जी जो नेहरू साहब है, इन्होंने इनका सपोर्ट किया था, सहयोग किया था। हम बात करें थोड़ी सी, कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है 1920 के अंदर, और उसके पास हुए असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव दिसंबर 1920 में नागपुर वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई थी कि यह असहयोग आंदोलन है वो शुरू किया जाएगा। आंदोलन का प्रस्ताव है CR दास ने रखा था, और प्रस्ताव का समर्थन है वो मोतीलाल नेहरू ने किया था। इसका प्रस्ताव सबसे पहले मैं ध्यान रखना, अगली बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो असहयोग आंदोलन है उसका प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो ये CR दास के द्वारा रखा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। चलते हैं अगले, इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 84 है, वो है कि हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में ये किसने सोचा था? वेरी इंपॉर्टेंट बात है। और ये स्कूल व्याख्याता भर्ती 2011 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। यह है कि हिंदू और मुसलमानों की एकता की बात कर रहा है यहाँ पर। हिंदू और मुसलमान दोनों की एकता स्थापित करने का कारण हमें ऐसे बड़ा अवसर है वो नहीं मिलने वाला, 100 वर्षों तक नहीं देखा है, और आगे आने वाले 100 वर्षों में हमें
यह इस प्रकार का मौका है वो नहीं मिलने वाला है। खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया जाए, ऐसा किसने सोचा था? मौलाना आज़ाद ने, गांधी जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, जिन्ना ने, या इनमें से कोई नहीं? ये अनुत्तरित एक ही बात है। तो इन्होंने किसने सोचा था? गांधी जी ने यह विचार है वो अपने मन में सोचा था। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हम थोड़ी सी इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर माना था। उन्होंने कहा कि ऐसा इतना बड़ा मौका है वो कहाँ मिलने वाला है। तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन हिंदू और मुसलमानों की एकता का सूत्र में बांधने का काम वो किया था। और सितंबर 1920 के अंदर बात करें, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। कब हुआ था? ध्यान रखना है, सितंबर 1919 को। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। और खिलाफत कमेटी ने सम्मेलन की अध्यक्षता में 24 नवंबर 1919 को गांधी जी को यह प्रदान कर दिया गया कि आप है वो खिलाफत आंदोलन है वो शुरू कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात थी और हमने इसकी चर्चा है वो कर ली है। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 85 की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि सबसे पहले हाँ और नहीं को हमें ध्यान रख लेना है। या तो उस हाँ और नहीं के नीचे या तो अंडरलाइन कर लेना है या फिर उसका गोला हमें बना लेना है, ताकि ऑप्शन पढ़ने के बाद हमें ये पता चले। क्योंकि ये एग्जाम ऐसी होती है कि हमारा बच्चे का जो मस्तिष्क है वो घुमा देता है। पहला ऑप्शन कैसा, उसके बाद दूसरा ऑप्शन उसके अटैच होता हुआ प्रश्न है वो पूछा जाता है। तो ये 2000 स्कूल व्याख्याता भर्ती 24 के अंदर यानी 2024 के अंदर ये प्रश्न अभी जो एग्जाम हुआ था संस्कृत एजुकेशन का, उसके अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में। पहला ऑप्शन है यह गवर्नर जनरल के संवैधानिक सलाहकार थे। क्या ये संवैधानिक सलाहकार थे? नहीं पूछा है कथन के अंदर। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, अगले ऑप्शन की ओर। अगला ऑप्शन है अंतरिम सरकार में वह उप प्रधानमंत्री थे। बिल्कुल उप प्रधानमंत्री थे लेकिन सलाहकार नहीं थे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तीसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसे किसी भी समझौते से इनकार किया जो प्रतिरक्षा व विदेशी संबंध भारत सरकार को नहीं सौंपता हो। बिल्कुल सही है, इन्होंने कहा कि हम अपने अंडर के अंदर रहते हुए काम करेंगे। चौथा ऑप्शन है उन्होंने विलय पत्र का प्रारूप तैयार करने में सहयोग किया जो सभी रियासतों को स्वीकार था। यह भी सही है, या इनमें से कोई नहीं? ये तो प्रश्न है वो ऑप्शन है बनता ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है गवर्नर जनरल के सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार है वो नहीं थे, तो पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, वो यह है कि 31 अक्टूबर 1875 के अंदर हम बात करें, नाडियाबाद गुजरात में झावेर भाई पटेल के घर सरदार जी का जन्म है वो होता है। स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे पहला व सबसे बड़ा योगदान 1918 के अंदर खेड़ा का जो संघर्ष है वो होता है। यानी कौन सा संघर्ष? हम खेड़ा के संघर्ष की बात करें तो खेड़ा संघर्ष के अंदर महत्वपूर्ण योगदान है इनका रहा है। इन्होंने भारत का लोहा पुरुष, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। 1946 में सरदार पटेल ने अंतरिम सरकार में शामिल हुए। 1947 में देश के आज़ाद होने पर प्रधानमंत्री, देखिए उप प्रधानमंत्री अंतरिम सरकार का गठन होता है और उप प्रधानमंत्री हो गए। 5 जुलाई 1947 में पटेल ने अध्यक्षता रियासती विभाग की स्थापना है वो की थी। यह भी सही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन है इसका हमारे को कहीं भी उल्लेख है वो नहीं मिलता है, तो पहला ऑप्शन है वो इसका गलत है और गलत हमें पूछा है तो हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 86 की ओर। 86 प्रश्न है सरदार पटेल को किस देशी राजा के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 के अंदर प्रश्न पूछा गया था कि ऐसा कौन सी रियासत थी जिसके खिलाफ है वो पुलिस एक्शन में सरदार जी ने पुलिस एक्शन को लेकर के आना पड़ा था? भोपाल को, जम्मू कश्मीर को, जूनागढ़ को या हैदराबाद को, या इनमें से कोई नहीं? तो ये तो बात बनती नहीं है, हम इसको कट कर देते हैं। लेकिन अभी ये मामला चल रहा है कि कोई भी ऑप्शन नहीं करते हो तो आपको 5वां ऑप्शन है वो करना पड़ता है। तो इन्होंने, पटेल जी ने हैदराबाद के खिलाफ है वो पुलिस बल का प्रयोग है वो करना पड़ा था। थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, अगर खाली पेज हो तो नहीं है। 15 अगस्त 1947 तक भारत की लगभग 565 रियासतें थी। उन्होंने रियासत के अंदर यानी 3 रियासत को छोड़ करके, पहली रियासत जम्मू कश्मीर थी, दूसरी जूनागढ़ थी, तीसरी हैदराबाद थी, उन सभी को छोड़ करके सभी का विलय हो गया था। और इन तीनों रियासतों में से स्वतंत्र मुल्क रियासत, इन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र रहने के लिए तैयार है। लेकिन जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो राजा था हिंदू, उन्होंने कहा कि भाई जनता ने कहा कि हम भारत के साथ विलय होंगे, तो 26 अक्टूबर 1947 के दिन। और जूनागढ़ की बात करें तो 20 फरवरी 1948 के दिन भारत के अंदर है वो विलय हो गया था इन दोनों का। अब बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद है वो पाकिस्तान के अंदर विलय चाहती थी, तो उसी के खिलाफ ऑपरेशन, जिसका नाम पुलिस एक्शन या ऑपरेशन पोलो के तहत 17 सितंबर 1948 को पुलिस बल के तहत भारत के अंदर है वो विलय कराया गया था। तो ये हो जाएगा, कब हुआ था? 17 सितंबर 1948 को, इस बात को ध्यान रखना है। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 87 की ओर। 87 का प्रश्न है वो ये है आपके सामने, बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन था? इनमें से कौन सा बारडोली सत्याग्रह का नेता है वो कौन था? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। मौलाना आजाद थे, मोहनदास गांधी थे, वल्लभ भाई पटेल थे, सी राजगोपालाचारी थे, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, ये विचार तो बनता ही नहीं है। तो हम बात करें कि बारडोली सत्याग्रह का नेता है वो कौन रहा है, तो इनमें से दो सी राजगोपालाचारी हैं वो रहे हैं। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। हम बात करें थोड़ी सी
बारडोली सत्याग्रह की, तो 1928 के अंदर गुजरात के अंदर एक किसानों की जो भूमि कर उसके अंदर वृद्धि को लेकर के ये आंदोलन किसानों के द्वारा किया गया आंदोलन था, जिसका नेतृत्व है वो गोपाल जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। इसकी सफलता के क्षेत्र में महिलाओं और महात्मा गांधी ने सरदार जी पटेल के बारे में, सॉरी सी राजगोपालाचारी नहीं है, सॉरी ये एक मिनट, सी राजगोपालाचारी नहीं है भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे, सॉरी बारडोली सत्याग्रह वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 के अंदर हुआ था, और महिलाओं ने और महात्मा गांधी ने यहीं पर सरदार का जो शब्द है इसका प्रयोग है या संबोधन है वो किया गया था सबसे भाई पटेल, तो इनका सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम हो गया था। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 88 की ओर। गांधी से हुए पुनः समझौता या पैक्ट में निम्न में से किसने हस्ताक्षर कर दिए थे या किए थे? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2013 के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया था। ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, हेमंत राय ने, या वल्लभ भाई पटेल ने, अब्दुल क्यूम खान ने, या इनमें से कोई नहीं। ये तो बनता ही नहीं है, तो ये तो हमारे लिए वो है कि कोई भी प्रश्न नहीं करना हो तो ओमार के अंदर ये भरना पड़ेगा, और अगर 10% खाली रहती है तो उसके ओमार है वो चेक नहीं होती है और ये अयोग्य घोषित है वो कर दिया जाता है। तो महात्मा गांधी से हुए पुनः एक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। 1932 का पुनः एक्ट हुआ था जिसके अंदर किन हस्ताक्षर है वो किए थे? दो व्यक्ति थे जिसका नाम तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर था और महात्मा गांधी थे, इन्होंने समझौता हुआ था। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है वो सही हो जाएगा। हम थोड़ी सी इसकी चर्चा करते हैं। पुनः एक्ट की हम बात करें, पुनः एक्ट 1932 की हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? दलित वर्ग का अलग से निर्वाचन मंडल की सुविधा देने के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, उन्होंने कहा कि हमारी जो पहुंच है, हमारी पूछताछ नहीं हो रही है, हमारा सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अलग से एक निर्वाचन मंडल का गठन या मांग है वो की गई थी। उसके बाद इन्होंने महात्मा गांधी ने आमरण अनशन पर बैठ गए थे कि नहीं ऐसा नहीं होने देंगे। मदन मोहन मालवीय की बात करें, राजेंद्र प्रसाद है, पुरुषोत्तम दास है, सी राजगोपालाचारी आदि, इनके प्रयत्नों के बाद 24 दिसंबर 1932 की वो घटना गांधी जी व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मध्य एक समझौता होता है जिसका नाम पुनः पैक्ट समझौता कहते हैं। इस समझौते के तहत डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी वंचित वर्ग की ओर तथा मदन मोहन मालवीय है वो स्वर्ण हिंदू वर्ग की ओर हस्ताक्षर करने वाले दो प्रमुख नेता थे, और ठट्टर बप्पा ने इस समझौते को प्रारूप तैयार है वो किया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात थी हम पुनः एक्ट की। तो हम साथियों हम प्रत्येक प्रश्न, इतने ही प्रश्न आज तक के आए प्रश्न थे, इनकी प्रत्येक प्रश्न की लगभग जिस प्रश्न की जरूरत थी उस प्रश्न की हमने व्याख्या है वो आप सभी को सामने मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास है वो किया है। जिस प्रश्न का उत्तर आपको यह लगे कि सर ने गलत बताया है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें उत्तर भेजें। इसमें किसी भी प्रकार की सोचने की समझने की जरूरत नहीं है। तो आगे वाली क्लास के अंदर हम कोशिश यह करेंगे कि राजस्थान का जो इतिहास है उससे संबंधित प्रश्न है वो लेकर के आप सभी के सामने आएंगे। आप सभी को बता देता हूं कि जो स्कूल व्याख्या था उसके अंदर हम मैथ के प्रश्न लेके आ जाएंगे आपके सभी के सामने, लेकिन इंग्लिश के प्रश्न और मैथ के अंदर हमारा जो हाथ है वो तंग है। तो हम जितने भी प्रश्न आए वो आप सभी के सामने जरूर प्रस्तुत कर देंगे। तो हम निश्चित रहे आप अपनी तैयारी है वो सुचारू रूप से रखें। और बात रही कुछ विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर फर्स्ट ग्रेड भर्ती है वो पोस्टपोन्ड होगी, आगे जाएगी क्या, रीओपन होंगे कि? देखिए अभी इसके ऊपर विचार चल रहा है और मुझे जहाँ तक लग रहा है 75% फॉर्म है, संभावना यह है कि रीओपन होने की संभावना है। अगर रीओपन फॉर्म होते हैं, अगर फॉर्म है वो रीओपन होते हैं तो निश्चित रूप से जो एग्ज़ाम है वो आगे जाने वाली है। और कब तक जाने वाली है मुझे जहाँ तक लगता हो तो एग्ज़ाम है वो लगभग अक्टूबर के लमसम अगस्त या अक्टूबर में संभावना बनती है, उससे पहले फिर एग्ज़ाम होने वाली नहीं है। तो बोर्ड है इसी के ऊपर विचार कर रहा है, तो आप इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखें, आप अपनी तैयारी है वो सुचारू रूप से रखें। हम आपके लिए जितना कंटेंट होगा हम प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी क्लास हमें टाइम भी कम मिल पा रहा है, हम अलग क्लासें होती हैं, हम क्लासों में टाइम निकाल करके आप सभी के सामने ये प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप सभी को कैसा लगा ये सेशन? आप अपना जवाब है कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें, और ऐसा कोई प्रश्न हो जो आपके पास में हो वो हमें लिखिए, हम बताएंगे आपको। धन्यवाद साथियों, आप सभी को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और आप लाइक करें, कमेंट करें, और आपके अपने चैनल जिसका नाम हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन है उसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में यानी अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।